चीजें हमारे जीवन में इतनी रच बस गई हैं कि हम उनके बारे में शायद ही सोचते होंगे। ज्यामिति या रेखा गणित उनमें से ही एक है। ये भव्य इमारतें, क्या इनका निर्माण एक अच्छे मानचित्र के बिना संभव था? रेखा गणित की सहायता के बिना कोई नक्शा या मानचित्र बन सकता था? शायद कभी नहीं। शिल्पियों की कल्पना को रेखा गणित ने कागज पर उकेरा और तब इन्हें यह रूप मिला। प्रकृति स्वयं एक अद्भुत कलाकार है। पौधों, फूल, पत्तियों में सजावट, कण कण में रेखा गणित मानो बिखरी पड़ी है। बस एक नजर चाहिए इन्हें पहचानने के लिए। आपको अपने आसपास ही तरह तरह के ज्यामितीय आकारों, रेखाओं, बिंदुओं, तलों के कई उदाहरण दिखाई देंगे। यह आकार आप पहचानते हैं ना? जी हाँ, गोलाकार। और यह है बेलन आकार। और यह है शंकु का आकार या शंक्वाकार। ऐसे आकार को आप क्या कहेंगे? घनाभ। देखें तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? यह एक छोटा सा सुंदर सा घर बना रहे हैं। और यह बच्चा क्या कर रहा है? यह तो उस घर की बची हुई तिकोनी दीवारें बना रहा है।
इस कागज को मोड़ने से यहाँ लाइनें बन गई। कागज जब सीधा था तब एक ही तल में था और अब इसके 3 तल बन गए। जहाँ 2 तल मिले एक लाइन बन गई। इस कागज को 2 ओर से मोड़ा गया है। जहाँ 2 लाइनें मिली वहाँ एक बिंदु बन गया। वास्तव में तल, रेखा या बिंदु के केवल चित्र ही बनाए जा सकते हैं। तल का फैलाव तो अनंत होता है। जो तल हम देखते हैं वह तो केवल एक खंड मात्र होता है। घर या क्लासरूम की दीवारें, छत, फर्श, मेज का ऊपरी हिस्सा, कॉपी या किताब का पन्ना, यह सब अलग अलग तलों के खंड हैं। इस किताब के कुल कितने फलक हैं? जी हाँ, 6। यह सब 6 अलग अलग तलों के खंड हैं। तल की तरह रेखाएं भी अनंत होती हैं। इसीलिए रेखा के चित्र में दोनों ओर तीर के निशान लगा दिए जाते हैं। जो कुछ आप पैमाने से नाप कर बनाते हैं वह रेखा खंड होता है। रेखा हो या इसका खंड, इसकी केवल लंबाई होती है। इसलिए इसे आप जितना बारीक बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं या जो बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काट सकती हैं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी ओर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती कहलाती हैं समांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी समान होती है। यहाँ समांतरता के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। यह समांतर चतुर्भुज ABCD है। AB और CD आपस में समांतर हैं और AD तथा BC आपस में समांतर हैं। समांतर भुजाओं AB व CD को काटने वाली भुजाएं AD तथा BC त्रियक रेखाएं हैं। इसी तरह AD व BC समांतर भुजाओं के लिए AB व CD त्रियक रेखाएं हैं। एक समांतर चतुर्भुज को इसके विकर्ण से काटें। यह 2 त्रिभुज बन गए। इन्हें एक दूसरे पर रखें। इन्होंने एक दूसरे को पूरा ढक लिया। यह दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। त्रिभुज कितने छोटे त्रिभुजों में बंट गया? 4 त्रिभुजों में। इन्हें काटकर एक दूसरे के ऊपर रखें। इन चारों त्रिभुजों ने आपस में एक दूसरे को ढक लिया, यानी यह चारों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांग समता के उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे। एक ही पैकेट के बिस्कुट, गिलास, टिकटें,
नोट। एक ही फोटो के विभिन्न आकार की ऐसी श्रृंखला आपने जरूर देखी होगी। आकार अलग अलग, रूप एक ही, इन्हें समरूप कहते हैं। कुछ आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, जैसे वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज आदि। ज्यामिति मानव को प्रकृति की देन है। हजारों वर्ष पहले आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, डेस्कार्टिस, पाइथागोरस, यूक्लिड ने ज्यामिति को शास्त्र का रूप दिया, वो भी साधारण माप के आधार पर। आर्यभट्ट ने देखा कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास में निश्चित संबंध है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह 3.142 के बराबर होता है। आज हम परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से दिखाते हैं। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। यह आर्यभट्ट द्वारा दिए गए अनुपात के बहुत निकट है। पाइथागोरस और उससे पहले भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक अद्भुत संबंध पाया। इसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ AC कर्ण है। AB वर्ग जमा BC वर्ग बराबर AC वर्ग। ज्यामिति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग वे लोग भी करते हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं या फिर कम जानते हैं, जैसे
There are so many things around us, and they are so common in our life that we hardly think about them. Look at these splendid buildings. Was their construction possible without a good map? And was it possible to draw a map without the help of geometry? Perhaps no, not at all. So, geometry helped us to give a shape to the imagination of artisans. Nature itself is a great artist. You can easily see the beautiful patterns in plants, leaves and flowers. Geometry is present everywhere in nature. Only an insight is needed to recognize it. You can see many objects around you, and they have various geometrical shapes. Do you recognize the shape of these objects? Yes, they are all spherical. And what about these? Yes, they are cylindrical. What about these? These objects are conical in shape, or they are in the shape of a cone. Now, what can you say about the shape of these objects? Yes, each one of them is a cuboid. Let us see what these children are doing. They are making a beautiful house. Look, he is making triangular walls for the house. On folding
the paper, a crease is formed. This is a line. On folding the paper twice, two lines are formed. The paper was in one plane before. Now it is in three planes, 1, 2 and 3. When two planes meet, a line is formed. These are two lines. Let us fold the paper again. A third line is formed. Now two lines meet to form a point. These are 2 points. Actually, what we see or draw is only a part of a plane or a line, because a plane spreads out or extends infinitely in all directions. So, what we see is only a section. The walls, ceiling of a room or a classroom, a tabletop, the floor, a page of a book or a copy are all examples of sections of a plane. How many faces does this book have? 6. All these are sections of different planes. Like planes, lines also extend infinitely in both directions. This is shown by putting arrowheads. What we draw is only a part of a line. A line or a line segment has only length, so we should draw very fine lines only. Two lines which meet each other or can meet each other on being extended are intersecting lines. On the contrary, lines which never meet each other are parallel lines. The distance between parallel lines is always the same. You can find many examples of parallel lines. Now look at this figure ABCD. It is a parallelogram. Sides AB and CD are parallel to each other. AD and BC are also parallel sides. For the parallel sides AB and CD, AD and BC are transversals. Similarly, for the parallel sides AD and BC, AB and CD are the transversals. Let us cut a parallelogram along its diagonal. Two triangles are formed. Put them over one another. They cover each other completely. Thus, these two triangles are congruent. Let us now take a triangle and join the midpoints of its sides. The triangle is divided into 4 small triangles. Let us cut these 4 small triangles. Now, let us place them over one another. Yes, they cover each other completely. In other words, the 4 small triangles are congruent. You can find many examples of congruency around you. You must have seen biscuits
from the same packet, glasses, stamps of the same size, rupee notes. You must have seen pictures of the same figure in different sizes. They are resembling each other. They are called similar figures. They have the same shape but different sizes. Some figures are always similar. Circles, squares, equilateral triangles are always similar. Thus, geometry is a gift of nature to us. Thousands of years ago, people like Aryabhatta, Bhaskaracharya, Descartes, Pythagoras, Euclid and many others, by their simple but intelligent observations, enriched geometry and developed it as a science. Aryabhatta observed that there is a certain relationship between the circumference and the diameter of a circle. He proved that the ratio of the circumference to the diameter is a constant. He gave its value as 3.142. We now denote this by the letter pi, and its approximate value is equal to 22 upon 7. This is very near to Aryabhatta's value. Pythagoras and before him the Indian mathematician Buddhayan discovered a very significant relationship between the sides of a right angle triangle. This is now known as the famous Pythagoras theorem. Let us recall what it is. The Pythagoras theorem states that in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Here, angle B is a right angle, so AC is the hypotenuse. AC square is equal to AB square plus BC square in this figure. Geometry is used directly or indirectly even by people who know very little about the subject. For example,